हेलो बच्चों। आज का वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इससे हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है। प्रति वर्ष मैट्रिक का एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। कभी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तो कभी लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यही दोनों में से हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का अगला टॉपिक जो है वो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसीलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे हम लोग इस चैनल पे। और आज हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब बनने का देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा। इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है वो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, दिया हुआ है अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाता है। ये इस बार 2025 में क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ था ये क्वेश्चन। इसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचना था जब वस्तु को ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाता है। ये एग्ज़ाम एक बार चूंकि साइंस का कैंसिल हो गया था, तो उसके बाद जो फिर से री एग्ज़ाम लिया गया था उसमें दर्पण में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख पूछा ये। और इससे पहले जो साइंस का एग्ज़ाम लिया था उसमें लेंस में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचना था। तो बताए कि कभी अवतल दर्पण तो कभी उत्तल लेंस, यही दोनों में से पूछता है और हर साल क्वेश्चन इससे पूछता ही है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरा वीडियो को देखें, आराम से समझ में आ जाएगा ये कैसे किरण आरेख खींचा जाता है प्रतिबिंब का बनने का। तो यहाँ हमको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींच के दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वस्तु को ध्रुव एवं फोकस के बीच रखा जाता है। तो ध्रुव और फोकस ये सब क्या है, थोड़ा इसको पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग। अवतल दर्पण में यहाँ पे प्रतिबिंब बनने का हमको दिया गया है क्वेश्चन। तो ये हो गया मेरा एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, इसका ये बाहर तरफ में पेंट किया हुआ है, ये कलर किया हुआ है, और अंदर तरफ ये दर्पण ये धंसा हुआ है, इसीलिए ये कहलाएगा अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण इसका नाम दे दिया मैं एम डैश एक अवतल दर्पण हो गया। अब ये जो दर्पण है इसका जो बीचों बीच का जो भाग होगा यहाँ पे, जैसे ये इतना बड़ा का अगर टुकड़ा है तो इसका जो बीचों बीच का भाग यहाँ पे है, इसका पी यहाँ पे लिखें, यही है इसका ध्रुव कहलाता है, पोल। तो ये हो गया दर्पण का ध्रुव। जो टुकड़ा लेंगे उसका बीचों बीच का जो भाग रहेगा वो हो जाएगा इसका ध्रुव, पी, जिस पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये दर्पण किसी गोले का टुकड़ा है, जिस गोले को काट करके इतना बड़ा उसका टुकड़ा हम लिए हैं यहाँ दर्पण के लिए। तो ये दर्पण जिस गोले का टुकड़ा होगा उसका यहाँ पे केंद्र है। तो ये जो केंद्र है, इस गोले का जो केंद्र है वो केंद्र हो जाएगा इस दर्पण का वक्रता केंद्र। ये सेंटर हो गया यहाँ पे, इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र हो गया सी, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ये सी वक्रता केंद्र और ध्रुव, इसको जो मिलाने वाला जो ये लाइन खींचा हुआ है ये कहलाता है मुख्य अक्ष। ये लाइन जो है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो लाइन ये खींचा हुआ है ये मुख्य अक्ष कहलाता है। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में एक बिंदु जो होगा वो कहलाएगा इसका फोकस। तो ये हो गया फोकस, इसको एफ से डिनोट करते हैं। अब फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी जो है इसको ये कहलाता है फोकस दूरी। और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी कहलाता है त्रिज्या। तो ये त्रिज्या हो गया और ये हो गया फोकस। तो सब कुछ इसमें समझ में आ गया। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का कुल 6 स्थिति होता है। 6 स्थिति में से ही कोई स्थिति पूछता है हर बार। इसमें से पहला स्थिति होता है जब वस्तु अनंत पर हो।
ये अवतल दर्पण है, अगर वस्तु अनंत पर कहीं पर भी है इधर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसका किरण आरेख खींचने के लिए पूछता है। तो जब वस्तु अनंत पर हो, ऐसे अक्सर तो ये पूछता नहीं है अनंत पर वाला, बाकी इधर जो 5 बचा यही सब में से कोई पूछता है। लेकिन समझना इसको भी है कि अगर वस्तु अनंत पर हो अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। दूसरा होता है अनंत पर, तो जैसे ये हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से बाहर इधर अनंत पर, वस्तु इधर कहाँ है इसका कोई ठिकाना नहीं, ये अनंत पर है वस्तु, तो इसको हम यहाँ मान लिए केस 1। पहला स्थिति हो गया वस्तु जब अनंत पर हो, तो ये मान लिए हम कि अनंत है। दूसरा हो गया वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनेगा, तो ये हो गया वक्रता केंद्र, और अनंत तो इधर कहीं इसका तो अंत ही नहीं है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो हम मान लिए कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया दूसरा केस, वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो ये हो गया यहाँ पे वस्तु रखेंगे। तीसरा होता है केस जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ये हो गया वक्रता केंद्र, तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रहे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये किरण आरेख खींचना है। ये हो गया वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, पहले अनंत पर था पहला केस, फिर दूसरा हो गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, फिर तीसरा हो गया वक्रता केंद्र पर, अब चौथा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। अब वक्रता केंद्र पर था अभी, अब वक्रता केंद्र और फोकस इसके बीच में अगर कहीं पर भी वस्तु रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये चौथा नंबर केस हो गया जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। पांचवा केस हो गया वस्तु जब फोकस पर हो, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच था, अब आ गया फोकस पे, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। उसके बाद लास्ट हो गया वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, ये फोकस है और ये ध्रुव, ये दोनों के बीच में कहीं पर भी अगर वस्तु रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये हम मान लिए फोकस और ध्रुव के बीच यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। तो यही 6 केस का हमको किरण आरेख खींच करके और दिखाना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसमें देख रहे हैं समझने के लिए आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहले लिए कि जब वस्तु अनंत पर हो, फिर धीरे धीरे वहाँ से नज़दीक आया तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो गया, फिर और नज़दीक आया तो वक्रता केंद्र पर हो गया, फिर और नज़दीक आया तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो गया, और नज़दीक आया तो फोकस पर हो गया, और नज़दीक आया तो फोकस और ध्रुव के बीच हो गया। यही 6 केस है, इसमें से मेन ये सब 5 केस का याद रखना है कि ये सब 5 केस में जब वस्तु कहाँ रहता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नियम है, उस नियम को याद रखना होगा। वो नियम याद रहेगा तो बहुत आसानी से हम लोग प्रतिबिंब बना लेंगे। अब नियम क्या है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। प्रतिबिंब बनने के लिए नियम, इसके लिए 3 नियम दिया हुआ है और ये तीनों नियम बहुत आसान है, इसको याद रख लेना है, इसी से बनेगा मेरा प्रतिबिंब। तो पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये है पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर। ये बताए थे कि मुख्य अक्ष इसको कहते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये फोकस है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएंगी वो दर्पण से टकरा करके जब यहाँ से परावर्तित होगा तो परावर्तित होने के बाद ये फोकस से होकर के गुजर जाएगी। तो ये नियम याद रखना है। दूसरा नियम याद रखना है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। ये हो गया मेरा मुख्य अक्ष। अब इसमें ये है यहाँ पे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से अगर कोई भी किरण जा रही है तो वो जब दर्पण से टकराएगी तो पुनः वक्रता केंद्र से ही होते हुए वापस लौट जाएगी। ये दूसरा नियम है, इसको याद रखना है। और तीसरा नियम है कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये फोकस है, यहाँ पे फोकस से होकर के अगर किरण जाएगी तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो पहला केस और तीसरा केस दोनों एक दूसरे का उल्टा है। पहला केस में हम देखे थे कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और तीसरा में है कि अगर फोकस से होकर के जा रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यही तीनों किरण में से कोई भी 2 किरण को हम लोग लेंगे
और उसी से किरण आरेख बनाएंगे। तो तीनों में से भी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है ये पहला और दूसरा केस का ही। इसीलिए ये दोनों को अच्छे से याद रख लेना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद पुनः वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट जाती है। यही दोनों मेन है। अगर ये दोनों याद रह जाएगा तो फिर किरण आरेख खींच लेंगे हम लोग। अब ये 3 नियम देख लिए बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए 3 नियम हो गया। ये तीनों नियम को हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग ये सभी केस का एक एक करके किरण आरेख खींचते हैं। तो पहला केस जो था वो है मेरा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु अनंत पर हो। अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो सबसे पहले ये एक अवतल दर्पण ले लिए। अवतल दर्पण है तो ये धंसा हुआ रहेगा, मतलब दर्पण का सामने का पृष्ठ ये है, ये हो गया पीछे का पृष्ठ। जिधर पेंट किया हुआ है, जिधर कलर किया हुआ ये है पीछे का पृष्ठ। तो ये हो गया एक अवतल दर्पण। इसको पी ध्रुव कहते हैं। ये फोकस दूरी एफ, फोकस एफ हो गया। ये वक्रता केंद्र सी हो गया। अब हमको यहाँ पे किरण आरेख खींचना है जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत पर है तो इसका तो कहाँ है तो कोई पता है नहीं। तो मान लेते हैं अनंत पे वस्तु है, वहीं से किरण आ रही है। तो अनंत से किरण जब आ रही है तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। तो पहला नियम में अभी हम लोग देखे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो ये किरण जब दर्पण से टकराएगी तो यहाँ से परावर्तित होकर के इसका फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये फोकस से होकर गुजर गई। दूसरा भी किरण अगर इधर से आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, यह भी परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा नियम में अभी देखे थे कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद पुनः वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाती है। तो ये कि वक्रता केंद्र से होकर गई, वो वक्रता केंद्र से होकर वापस आ गई। और एक किरण जो अनंत से आ रही है ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गई। तो ये दोनों जब मुख्य अक्ष के समांतर आई एक किरण सो, और जो वक्रता केंद्र से होकर गई और पुनः वक्रता केंद्र से होकर वापस आई गई सो, जिस बिंदु पे दोनों क्रॉस करेगा एक दूसरे से टकराएगा वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों हम देख रहे हैं कि ये एफ पे क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है। तो इसका प्रतिबिंब अगर वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये फोकस पर बन रहा है। और ये कैसा प्रतिबिंब है, ये बहुत छोटा प्रतिबिंब है, एक बिंदु के आकार का है मात्र। जब दोनों एक दूसरे से टकरा रहा है कहीं पे तो वहां पे तो एक बिंदु का ही आकार बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब एक बिंदु के आकार का बन रहा है, फोकस पे बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो गया कि अगर डायरेक्ट ये दोनों किरणें कहीं पे टकरा रही है तो उसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनना। और अगर ये डायरेक्ट नहीं टकराती, अगर इसको हम कल्पना करके अगर इधर प्रतिबिंब बनता तो वो कहलाता काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और वास्तविक प्रतिबिंब को याद रखना है हमेशा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब होता है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका प्रतिबिंब हो गया फोकस पर बनता है। ये फोकस पर यहाँ बना है प्रतिबिंब, वस्तु से अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का। वस्तु तो मान लेते हैं इतना बड़ा का वस्तु अनंत से इधर था कहीं पे, तो इसका प्रतिबिंब सिर्फ एक बिंदु के आकार का बना है, बहुत छोटा बना है। वास्तविक एवं उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है क्योंकि वास्तविक रेखा के कटान से प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए यह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो अवतल दर्पण में, अगर वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है ये हम लोग देख लिए कि प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। एक केस मेरा ये हो गया कंप्लीट। अब दूसरा केस मेरा था, अभी हम अनंत वाला देख लिए ये कि अनंत से अगर वस्तु की किरणें आ रही है तो। अब अनंत के बाद दूसरा केस था वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो ये वक्रता केंद्र हो गया और ये अनंत हो गया। इधर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर भी अगर वस्तु रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लिए ये वस्तु मेरा ए बी है, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है।
अब ए बी वस्तु है तो यहाँ से इस वस्तु से जो किरण निकल के जा रही है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जा रही है। पहला नियम में हम बता चुके हैं प्रतिबिंब बनने के लिए 3 नियम में से पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो इसका यहाँ पे हो गया ये फोकस। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गई। और दूसरा नियम में देखिए कि जो वक्रता केंद्र से होकर जो किरण जाती है वो परावर्तन के बाद पुनः वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट जाती है। बताए तीन नियम जो देखें उसमें से पहला दूसरा नियम यही दोनों नियम से सारा बन जाएगा। तो ये वस्तु जो मेरा था यहाँ से एक किरण ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर और यहीं से एक किरण ले जाएंगे वक्रता केंद्र से होते हुए। अब ये दोनों किरण जहाँ पे टकराएगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जिसको लेकर के गए वो परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर गुजर गई और जिसको हम वक्रता केंद्र से लेकर के गए वो परावर्तित होने के बाद पुनः वक्रता केंद्र से ही वापस आ गई। तो ये दोनों किरण यहाँ पे टकराई है तो यही प्रतिबिंब बनेगा। अब ये प्रतिबिंब कैसा है देख लेते हैं। यहाँ से ये भी था वस्तु और प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। तो ये देख के ही पता चल रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा है। ए बी जितना बड़ा है उतना बड़ा मेरा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नहीं है। तो वस्तु से छोटा हो गया। दूसरा हो गया कि कहाँ पे बना है तो सी और एफ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है। और वास्तविक बना है कि काल्पनिक है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है क्योंकि दोनों वास्तविक रूप से कटा हुआ है और वहीं से प्रतिबिंब बना है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तो ये उल्टा भी है। ये मुख्य अक्ष के ऊपर तरफ था और ये नीचे तरफ बनाते ये उल्टा प्रतिबिंब हो गया। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना उस पर देख लेते हैं। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ये हो गया वक्रता केंद्र और यहाँ फोकस। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, सही है। वास्तविक उल्टा, वास्तविक तो है ही और उल्टा भी है, वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु ये भी देखे कि बड़ा था और इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है वो वस्तु से छोटा बना है। तो इसका ये याद रख लेना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ये 2 केस मेरा हो गया पूरा। अब तीसरा केस है जो कि यही पूछा था 2025 में। इस बार का एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। इसका स्वच्छ किरण आरेख खींचने बोला गया था। तो सबसे पहले ये एक अवतल दर्पण ले लिए। अवतल दर्पण है तो ये अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा और ये बाहर तरफ ये पेंट किया हुआ है। तो ये हो गया एक अवतल दर्पण। ये पी हो गया इसका ध्रुव पोल और ये एफ हो गया फोकस, सी हो गया इसका वक्रता केंद्र। और वस्तु को हमको रखना है कहाँ, वक्रता केंद्र पर। तो ये वक्रता केंद्र पर ही वस्तु है। मान लेते हैं ये वस्तु हो गया ये सी, ये वस्तु है मेरा। अब ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब हमको कहाँ बनेगा वो निकालना है। तो एक किरण हम पहले ले जाते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है। तो ये वस्तु है, यहाँ से किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो ये फोकस से होकर के गुजर गया। और दूसरा किरण हम लोग लेकर के जाएंगे वो जो तीसरा नियम में अभी पढ़े थे कि फोकस से होकर के जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा नियम को हम लोग सेट किए हैं। तो पहला हो गया मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, एक ये इससे एक किरण खींच लिए। दूसरा हो गया कि मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अब ये दोनों जहाँ पे टकरा रहा है वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा इसका। तो ये दोनों यहाँ पे टकराया है ए डैश पर, तो इसका प्रतिबिंब हो गया सी ए डैश। सी ए था मेरा वस्तु, इसका प्रतिबिंब हो गया सी ए डैश। तो कहाँ पे प्रतिबिंब बना, जहाँ पे वस्तु था वक्रता केंद्र पर वस्तु रखे थे तो वक्रता केंद्र पर ही बना है प्रतिबिंब। और कैसा बना है, जितना बड़ा का वस्तु था वो देख रहे हैं कि उतना ही बड़ा का प्रतिबिंब भी बना है। और वास्तविक कटान से बना है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और उल्टा भी है, ये मुख्य अक्ष के ऊपर तरफ था, ये नीचे तरफ है तो उल्टा प्रतिबिंब हो गया।
तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना यहाँ पे लिख देंगे उसको हम लोग कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। यह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के समान साइज का बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब है क्योंकि वास्तविक कटान से बन रहा है। उल्टा तो बता दिए कि ओ डैश ओ ए है, सी ए ऊपर तरफ है, सी ए डैश नीचे तरफ प्रतिबिंब बना, तो ये उल्टा प्रतिबिंब हो गया। और वस्तु के समान साइज का, जितना बड़ा का वस्तु था उतना ही बड़ा का प्रतिबिंब बना। तो यही पूछा गया था इस बार 2025 में। इतना ही करना था किरण आरेख खींचने के लिए। तो ये तीसरा केस हो गया हम लोगों का। अब आगे चौथा केस है दिया हुआ कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। इसको थोड़ा अच्छे से समझना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगला बार के लिए। यहाँ है दिया हुआ कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया फोकस। ये दोनों के बीच में कहीं पर भी हम रख सकते हैं। तो जब ये दोनों के बीच अगर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो वक्रता केंद्र C और फोकस F हो गया। C और F के बीच में वस्तु हम मान लेते हैं कि ये है मेरा वस्तु। अब यहाँ पे पहला किरण हम लोग लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब ये वस्तु है मेरा, तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो लेकर के जाएंगे वो दर्पण से टकराने के बाद, यहाँ से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो ये फोकस से होकर के गुजर गई एक किरण। अब दूसरा किरण हम लोग यहीं से, जब यहाँ वस्तु है ये मेरा, तो यहाँ से फिर लेकर के जाएंगे वक्रता केंद्र से होते हुए। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। तो एक किरण यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर के गई, वो पुनः वक्रता केंद्र से ही होते हुए वापस लौट गई। अब ये दोनों किरण जहाँ पे टकराएगा वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे ए डैश पे टकरा रहा है, तो यहीं पे हो गया इसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मेरा हो गया बी डैश ए डैश। ये बी ये मेरा वस्तु था, इसका प्रतिबिंब हो गया बी डैश ए डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बन रहा है मेरा वक्रता केंद्र से बाहर। और कैसा बना, तो ये बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ये वस्तु इतना ही बड़ा था, इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा का बना हुआ है। तो प्रतिबिंब बड़ा हो गया। वास्तविक कटान से बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। वस्तु इधर था, प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो प्रतिबिंब उल्टा हो गया। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है। सो ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से बाहर में बना हुआ, यहाँ पे बना है प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा भी है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना हुआ है। इसको लिख देंगे। यही हो गया इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, कैसे बना। सो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में था तो ये हो गया। अब पांचवा केस हो गया जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर हो। अगर वस्तु को फोकस पर ही रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको भी देख लेते हैं। ये हो गया दर्पण मेरा अवतल दर्पण, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब हमको फोकस पर हम रखें वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये एफ ये हो गया वस्तु। अब ये एफ ये वस्तु है तो एक किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाएंगे, जो दर्पण से टकराने के बाद यहाँ से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये फोकस से होकर गुजर गई। अब एक किरण हम यहाँ से लेकर के जाएंगे वक्रता केंद्र से होते हुए, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद पुनः वक्रता केंद्र से होकर वापस लौट जाती है। तो ये मेरा इधर वापस लौट गया। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये हम लोग देखते हैं। ये कहीं पर तो कटा नहीं है, इधर कहीं पे कटा हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ जितना चौड़ाई है इससे धीरे धीरे इधर कम होता जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि ये आगे जा करके कहीं पर इधर ही कटेगा। इधर तो धीरे धीरे चौड़ाई बढ़ते जा रहा है, तो ये इधर कहीं कटेगा नहीं, ये दोनों कहीं पर भी नहीं कटेगा। इधर ही मेरा बाएं तरफ ही कहीं पे जा करके कटेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनता हुआ कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे बहुत दूर तक लेकर के जाएंगे इसको, तब इसका प्रतिबिंब बनेगा।
तो ये प्रतिबिंब भी, ये भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा और ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि कहाँ जाकर के कटेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये अनंत पर बनेगा इसका प्रतिबिंब और बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब इसका प्रतिबिंब का स्थिति देख लेते हैं। अतः जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर हो, यहाँ फोकस पे हम लोग वस्तु को रखे थे, तो अगर वस्तु फोकस पर हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये कहीं कटता हुआ तो नहीं दिखा यहाँ पे हमको, लेकिन अनंत पर इसको और आगे बढ़ाएंगे तो कहीं पर जाकर के कटेगा। तो ये प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये तो बहुत बड़ा बनेगा ही, आगे जाकर के अनंत पे कटेगा तो ये हो गया जब वस्तु फोकस पर था। अब फोकस पर देख लिए हम लोग। अब एक केस बचा हुआ है जो फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु रहेगा। अगर पहले हम लोग अनंत से लेकर के चले, पहले अनंत में वस्तु था, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच था, फिर वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, अब फोकस पर हो गया, अब फोकस और ध्रुव के बीच। तो छठा केस देखते हैं हम लोग, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो ये हो गया इसका फिगर। जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच हो, ये ध्रुव हो गया और ये हो गया फोकस, ये दोनों के बीच में अगर वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसको भी याद रख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अवतल दर्पण में यही एक केस है जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, तो इसी केस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बाकी सभी केस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो वस्तु को रखे हैं हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच यहाँ पे वस्तु हो गई मेरा ये बी। ये अब इसका किरण आरेख खींचने के लिए बताए हैं कि एक किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाएंगे यहाँ से। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये किरण हो गया फोकस से गुजर गई। अब दूसरा, जब ये वस्तु यहाँ तक है मेरा, तो इसको फिर एक वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक किरण लेते हैं हम लोग। तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद पुनः वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट जाती है। अब ये दोनों किरण ही जहाँ पे टकराएगा वहीं पे बनता है प्रतिबिंब। तो ये भी यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर धीरे धीरे चौड़ा होते जा रहा है, ये दूरी दोनों के बीच बढ़ता जा रहा है, मतलब इधर कहीं पर भी नहीं कटेगा। इसको इधर जाएंगे तो धीरे धीरे ये दूरी घटते जा रहा है, मतलब आगे जा करके कहीं पे कट जाएगा। तो यहाँ तक तो कहीं पे कटता हुआ दिखा नहीं हमको, लेकिन इसको अगर हम कल्पना करें कि इसको अगर थोड़ा आगे इधर बढ़ावे पीछे तरफ लेकर के जाएं और इसको भी कल्पना करके अगर पीछे तरफ लेकर के जाएं तो यहाँ हमको कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसका प्रतिबिंब हो गया ये, जब कल्पना करके इधर बन रहा है प्रतिबिंब, कल्पना करेंगे कि इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ बन सकता है, तो ये इसका प्रतिबिंब हो जाएगा कि ये प्रतिबिंब काल्पनिक है, कल्पना करके बन रहा है यहाँ पे। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। सीधा प्रतिबिंब हो गया क्योंकि वस्तु जो है वो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ था, इसका प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ ही बना, तो ये प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब हो गया। और वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बना हुआ है और दर्पण के पीछे तरफ बना है। ये है दर्पण का पॉलिश किया हुआ भाग, और ये तो दर्पण का पीछे तरफ हो गया। जब इधर पॉलिश है तो इधर से तो चेहरा दिखेगा नहीं, तो ये हो गया दर्पण के सामने का भाग, ये हो गया पीछे का। तो इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा दर्पण के पीछे, काल्पनिक, और वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे हो गया, इसका दिया हुआ है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण के पीछे तरफ हो गया, ये आगे तरफ हो गया, तो दर्पण के पीछे बनता है। यह काल्पनिक को ही आभासी भी कहते हैं। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, कल्पना करके यहाँ पे मिलाए हैं, इसको डायरेक्ट तो मिला नहीं था क्योंकि यहाँ तो परावर्तित होकर किरण इधर आ जाएगी, नहीं तो इसको कल्पना करके बनाए हैं, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। और काल्पनिक प्रतिबिंब तो सीधा होता है, तो ये सीधा भी हो गया, तथा वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु इतना ही बड़ा था, ये प्रतिबिंब इसका उससे बड़ा है। तो यही 6 केस था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनने का। और ये 6 केस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बता दिए पहले ही कि ये 6 केस में से कोई न कोई केस हर साल पूछता ही है, या तो अवतल दर्पण का पूछे या तो फिर उत्तल लेंस का पूछे। तो ये दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है ये सारा हमने अभी यहाँ पे दिखा दिए। अब अगला जो वीडियो मेरा रहेगा उसमें लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनता है ये भी बता देंगे।
तो इसलिए फिर से बोल रहे हैं कि अगर कहीं चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि हर एक क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा और दिमाग में सेट हो जाएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उस ट्रिक को भी हम अगला वीडियो में बता देंगे। इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।